अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये एक और न्यू रिकॉर्डेड सेशन होगा हमारा। तो ये भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। इससे जो लास्ट सेशन था हमारा वो गैसियस फ्यूल्स के ऊपर था। तो सबसे पहले तो हमने गैसियस फ्यूल्स को डिफ़ाइन किया कि गैसियस फ्यूल्स एक्चुअली हैं क्या, फिर इनके कुछ एडवांटेजेस ऑन अदर सॉलिड फ्यूल्स एंड लिक्विड फ्यूल्स, वो हमने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किए थे। और सेकेंडली हमने उसमें दो इम्पॉर्टेंट गैसेस फ्यूल्स लाइक नेचुरल गैस एंड लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये उसी की कंटिन्यूटी में ये सेकंड सेशन होगा। इसके अंदर हम और जो डिफरेंट कॉमन गैसेस फ्यूल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं ये सेशन हम। गैसियस फ्यूल्स, तो ये सब चीज़ें हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं 17th पेज तक। तो उससे ऑनवर्ड जो है हम मूव करेंगे। तो जी, एलपीजी के बाद वाटर गैस एक बहुत कॉमन गैस है, गैसियस फ्यूल है। तो वाटर गैस एक्चुअली क्या है, ये सिंथेसिस गैस है, नेचुरली अकरिंग नहीं है। ठीक है, हम इसे कोल की गैसिफिकेशन के बाद जो है वो अचीव कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं एज अ प्रोडक्ट। वाटर गैस एक्चुअली दो गैसेस का मिक्सचर है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। इट इज़ अ यूजफुल प्रोडक्ट बट रिक्वायर्स केयरफुल हैंडलिंग बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो अगर इसका लीकेज हो जाए तो आपको जैसे पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हार्मफुल है फॉर ब्रीदिंग, फॉर रेस्पिरेशन, फॉर ह्यूमंस एंड फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। इसी तरह ये वाटर गैस भी हार्मफुल साबित हो सकती है। गैस इज मेड बाय स्टीम ओवर रेड हॉट कोक। एक तो ये तरीका है कि आप रेड हॉट कोक मतलब फिक्स कार्बन या कोक यूज़ कर लें, उसके ऊपर से आप स्टीम पास करें तो आपके पास ये बन जाता है। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं, जैसे कि कोल गैसिफिकेशन है, उसमें भी हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की। बायोमास गैसिफिकेशन है, उसमें भी ये चीज़ हमने ऑब्जर्व की। ठीक है, और नेचुरल गैस रिफॉर्मिंग है, वहाँ पर भी आपके पास मोर और लेस यही वाला मिक्सचर आता है। रिएक्शन इसका ये जो यहाँ पे रेड हॉट कोक का रिएक्शन मेंशन किया हुआ है, ये एंडोथर्मिक इन नेचर है। ठीक है, तो आपको जो है इसमें अंदर हीट जो है प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एट लो टेम्परेचर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। अगर लो टेम्परेचर हो तो आपके पास जो रेड हॉट कोक है वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज यूजुअली हीटेड बाय अल्टरनेटिंग द स्टीम स्ट्रीम विद एन एयर स्ट्रीम। ठीक है, अगर हम स्टीम को उसके साथ एयर स्ट्रीम भी इंट्रोड्यूस करवा दें, ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आ जाते हैं, जिसमें रेड हॉट कोक जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी, या फिर वो जो है इनकम्प्लीट कंबस्शन जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना देगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक रिएक्शंस हैं, और ये सब के सब रिएक्शन जो हैं इसमें रेड हॉट कोक कोक इन्वॉल्व की हुई है, जो फिक्स्ड कार्बन भी जिसे हम कहते हैं। इसके बाद आ जाता है कार्बोरेटेड वाटर गैस। ये क्या है, वाटर गैस हैज़ अ लोअर कैलोरीफिक वैल्यू देन कोल गैस, so the calorific value can be boosted by passing the gas through a heated retort into which oil is sprayed। तो आप अगर वाटर गैस की कैलोरीफिक वैल्यू इंक्रीज करना चाहें, जो जनरली लोअर साइड पे होती है, तो हम उस गैस को क्या करते हैं, हीटेड रिटॉर्ट इनटू विच ऑयल इज स्प्रेड। हम इसे ऐसे एरिया से पास करते हैं जहाँ पे ऑयल वो स्प्रे किया जा रहा हो। द रिजल्टिंग मिक्स गैस इज कॉल्ड कार्बोरेटेड वाटर गैस। ठीक है, और उसकी क्लोरीफिक वैल्यू जो है थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि उसके अंदर जो है आप ऑयल, जो भी फ्लेमेबल ऑयल डाल रहे हैं, तो उसके वेपर्स उसके साथ कैरी कर जाएंगे और उसकी कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास प्रोड्यूसर गैस। इट कंप्राइजेज मेनली ऑफ सीओ एंड नाइट्रोजन। इसमें भी अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड का कंपोनेंट है, लेकिन हाइड्रोजन का कंपोनेंट रिप्लेस हो गया है। हाइड्रोजन गैस की जगह यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन है। It is produced in furnace called producer by blowing air or mixture of air and steam through hot bed of solid fuels, coal, coke,
आप जो है कोल या जो कोक है उसके ऊपर से आप मिक्सचर ऑफ एयर या आप सिंपली मिक्सचर ऑफ एयर ही देंगे, ज़ाहिर बात है, पर अदरवाइज नाइट्रोजन नहीं आएगी, तो उसको पास करवाते हैं, तो आपके पास जो है रिएक्शंस होते हैं और फाइनली आपके पास जो है इस प्रोडक्ट में ये डोमिनेंट गैसेस आ जाते हैं। प्रोड्यूसर गैस मेड फ्रॉम कोल और कोक हैज़ फॉलोइंग कंपोजिशंस एंड प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब ये रेंजेस दी हुई हैं और ज़रूरी नहीं है कि हर लिटरेचर के अंदर ऐसा ही डाटा आए, हो सकता है कि आपको रेंजेस जो हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट मिलें डिफरेंट लिटरेचर के अंदर। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 20 to 30% इसी रेंज के अंदर रहेगी, और नाइट्रोजन जो है इसमें इस पूरी गैस मिक्सचर के अंदर जो सबसे ज़्यादा जिसकी क्वांटिटी है या कंसंट्रेशन है वो नाइट्रोजन है, फिर उसके बाद सेकंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, बाकी जो हैं वो लोअर साइड के ऊपर हैं। कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है किलो कैलोरीज पर नॉर्मल मीटर क्यूब, और स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है। इसी तरह कंबस्शन एयर रिक्वायरमेंट, कितनी एयर रिक्वायर्ड है पर नॉर्मल मीटर क्यूब ऑफ प्रोड्यूसर गैस, तो ये भी यहाँ पर मैंशनड है। तो ऑलमोस्ट आपको जितनी हाफ जितनी आप कोक या कोल यूज़ कर रहे हैं उतना ही आपको एयर देनी पड़ेगी, या शायद उससे थोड़ी सी ज़्यादा। हम ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सॉलिड फ्यूल्स की जब भी हम इस तरह कंबस्शन या गैसिफिकेशन करते हैं तो उसके लिए जो एयर रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं उनकी सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनका इंटरेक्शन होता है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा पोरस तो होते हैं लेकिन ऑक्सीजन अंदर तक जो है उन पोर्स से फ्लो करके इंटरनल मॉलिक्यूल्स तक नहीं जा पाती, जिस वजह से हमें एक्सेस एयर भी देनी पड़ती है। रिएक्शंस इन गैस प्रोड्यूसर, कौन कौन से रिएक्शंस इन गैस प्रोड्यूसर, जो मेजर रिएक्शंस या सेकेंडरी साइड रिएक्शंस होते हैं उनको देख लेते हैं। एयर कार्बन रिएक्शंस हैं जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रही है। फिर स्टीम कार्बन रिएक्शंस हैं। स्टीम कार्बन रिएक्शंस में आपके पास अगेन यही दो कंपोनेंट्स हैं और साथ आपके हाइड्रोजन आ रही है, मतलब वाटर गैस आ रही है। फिर मेथेनेशन रिएक्शन है जिसमें आपके पास मीथेन भी फॉर्म हो रही होती है, लेकिन ये बहुत ही साइड रिएक्शन है और ये बहुत कम प्रोसीड करता है। सर्टेन ऑपरेटिंग कंडीशंस पे जो है ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा। फ्यूल्स फॉर प्रोड्यूसर गैस मैन्युफैक्चर, एनी सॉलिड कार्बोनेशियस फ्यूल लाइक वुड वेस्ट, पीट, कोक, कोल्स ऑफ ऑल रैंक्स, ये यूज़ किए जा सकते हैं। अब वुड वेस्ट जो है इसके बारे में मैंने देखा है कि ये कोई न्यू टेक्नोलॉजी तो नहीं है, कन्वेंशनल ही कह लें आप इसे। जो ड्राई पाइन वुड ट्रीज हो गए या यूरोपियन कंट्रीज में जो ड्राई वुड ट्रीज हैं जो जिनकी एज होती है 40-50 ईयर्स, उनको वो वुड शेविंग्स बना के इवन ऑटोमोबाइल्स के इंजन उन्होंने मॉडिफाई कर लिए, जो उसके अंदर वो वुड शेविंग को एज ए यूज़ कर रहे हैं, कम्बस्ट करते हैं, सिन गैस प्रोड्यूस हो जाती है या प्रोड्यूसर गैस आ जाती है। उस प्रोड्यूसर गैस को वो इंजन में इंजेक्ट कर देते हैं और फिर फर्दर जो है आपके पास जो है उससे वो जो एनर्जी आती है उससे वो ऑटोमोबाइल रन करते हैं। तो वुड वेस्ट भी यूज़ करते हैं, पीट भी यूज़ कर लेते हैं। पीट मैंने आपको पहले बताया था कि कोल का जो है जिसमें फिक्स कार्बन की क्वांटिटी सबसे कम हो, परसेंटेज सबसे कम हो, उसको हम पीट कहते हैं, जो सरफेस के करीब करीब आपको मिल जाता है, जिसके ऊपर जो है जियोलॉजिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं हुई होती। सेकेंडली कोक भी यूज़ कर सकते हैं, कोल और भी जो बिटुमिनस हैं, सब बिटुमिनस हैं, लिग्नाइट हैं, एंथ्रासाइट हैं, वो प्रोड्यूसर गैस के लिए यूज़ हो सकते हैं। यूजेस ऑफ प्रोड्यूसर गैस इन फर्नेस ऑफ ग्लास मेल्टिंग, ग्लास मेल्टिंग के अंदर जो है जो ग्लास इंडस्ट्री है वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इन ओपन हार्ट फर्नेस ऑफ स्टील मेकिंग, वहाँ पर भी ये यूज़ हो रहा है। इन कोक ओवन हीटिंग एंड इन इंटरनल कंबस्शन इंजन, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि गाड़ियों में इंटरनल कंबस्शन इंजन में वुड वुड शेविंग्स डाली जा सकती हैं, ठीक है, उन वुड शेविंग्स के ऊपर वो मूव कर सकता है। इसी तरह इंटरनल कंबस्शन इंजन जो है वो पहले तो ट्रेन्स के भी यूज़ किए जाते थे, तो ट्रेन्स के अंदर भी जो है ये कोल यूज़ होता था या कोक यूज़ होता था, तो वहाँ पर भी प्रोड्यूसर गैस यूज़ हो जाती है। नेक्स्ट है आपके पास गोबर गैस, जो कि बायोमास ओरिजिन से है। गोबर गैस इज ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ गोबर कैटल डंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो द रिफ्यूज मटेरियल कैन स्टिल बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। जो इसके बाद भी रिमेनिंग बायो मटेरियल बच जाता है उसको हम एज अ वो स्लरी टाइप का जो मटेरियल है उसको एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। उसमें न्यूट्रिएंट रिच होता है, वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, तीनों उसमें, तो वो आप एज अ हेल्दी ऑर्गेनिक
हेल्दी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो इटसेल्फ कोई एनर्जी जनरेटिंग गैस तो नहीं है, ये इसकी ना कंबस्टन हो सकती है, लेकिन मीथेन ज़रूर है। तो इसमें हमारे पास जो चीज़ आती है गोबर गैस में, मैक्सिमम क्या है, मीथेन है। इस वजह से ये नेचुरल गैस से काफ़ी हद तक मिलती है। जैसे नेचुरल गैस के अंदर भी मीथेन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है, इसी तरह गोबर गैस में भी डोमिनेंट जो गैस है वो मीथेन है। टू मेन प्रोडक्ट्स ऑफ गोबर गैस प्लांट आर फ्यूल गैस एंड मैन्योर। एक तो हमारे पास गैस आ जाती है जिसमें मीथेन है, और बाकी आपके पास मैन्योर आ जाता है। अ फार्मर विद 5 और मोर कैटल कैन इंस्टॉल अ गोबर गैस प्लांट। तो आजकल रिमोट बायो ये जो है आपके पास जो है गोबर गैस प्लांट्स आ चुके हैं, जो जिनके पास कैटल है, फार्मिंग कैटल, इवन के बफलोज या काउज हैं, बड़े लाइफ स्टॉक एनिमल्स हैं। तो ये पाकिस्तान में बहुत कॉमन हो चुकी है। इवन यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द गड़ी सांगी और यहाँ से इर्द गिर्द जितने भी फार्म्स हैं, वहाँ पर ये चीज़ मैंने तो ऑब्जर्व की है कि उन्होंने जो है बायो गैस भी कहते हैं इसे, गोबर गैस भी कहते हैं, इसको वो यूटिलाइज कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है कि आप जो है जो कन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन या नेचुरल गैस है उससे तो काफ़ी इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है ही। और ये है कि आप को ग्रिड की ज़रूरत नहीं है। अब वरना आप डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस जो हैं पूरे रूरल एरियाज तक लेके जाएं, उसके बजाय आप उनको डिसेंट्रलाइज कर दें और उनके पास एक गैस का या कुकिंग फ्यूल का रिसोर्स अवेलेबल हो जाता है, गोबर गैस। टिपिकल कंपोजिशन आप देखें तो मीथेन इसमें 60% तक होती है। इसमें बहुत ज़्यादा मीथेन का कंटेंट नहीं जाता कि जैसे 90 80 90%, 60 के राउंड अबाउट ही रहता है, और रिमेनिंग आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। देन हाइड्रोजन, अब इसमें कुछ परसेंटेज है यहाँ पे लिखी हुई है जैसे 9.5, लेकिन ये वेरी कर सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है फर्मेंटेशन कैसी हुई है, डिपेंड करता है कि आपका वेस्ट किस नेचर का था, उसकी कंपोजिशन क्या थी, ठीक है। तो ये सब परसेंटेजेस वेरी कर सकती हैं। इग्निशन टेम्परेचर 650 डिग्री सी, ऑक्टेन रेटिंग 110, कैलोरीफिक वैल्यू भी यहाँ दी हुई है। ये सब चीज़ें वेरी वेरी हो सकती हैं, लेकिन ये एक उसने पर्टिकुलर की दे दी है, टिपिकल मतलब वर्ड यूज हुआ हुआ है, पर्टिकुलरली इसी के राउंड अबाउट आती हैं। एक्सप्लोजन लिमिट इन एयर 5 to 15%। एयर गैस रेशो फॉर कंप्लीट कंबस्टन 10:1। मतलब आपके पास अगर गैस जो है 1 kg है तो आपको एयर जो है उसके लिए 10 kg प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ब्लास्ट फर्नेस गैस। अब ब्लास्ट फर्नेस क्या है? इट इज़ बाय प्रोडक्ट ऑफ आयरन ब्लास्ट फर्नेस। आप आयरन ब्लास्ट फर्नेस का जब प्रोसेस ऑपरेट कर रहे हैं तो उसके अंदर जो गैस हमारे पास आती है एज अ बाय प्रोडक्ट ब्लास्ट फर्नेस से, इट इज़ प्रोड्यूस बाय पार्शियल कंबस्टन ऑफ कोक एंड पार्शियल रिडक्शन ऑफ आयरन ओर। तो पार्शियल कंबस्टन ऑफ कोक जब करेंगे तो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड आएगी, क्योंकि जब भी पार्शियल कंबस्टन इनकम्प्लीट कंबस्टन होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड आएगी। डिफरेंट रिएक्शंस टेक प्लेस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक है। तो इसमें आप देखें तो नाइट्रोजन, जो मेजरली इसमें दो गैसेज आई हैं जो फर्दर हमें कोई एनर्जी कंटेंट दे सकती हैं। एक है कार्बन मोनोऑक्साइड और एक है हाइड्रोजन। बाकी जो है अगर वो सिर्फ हीट कैरी करके आई हैं तो वो हीट यूटिलाइज हो सकती है, अदरवाइज जो है उनकी कोई फर्दर कंबस्शन रिजल्ट के ऊपर हमारे पास कोई एनर्जी नहीं आ सकती। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। अच्छा, अब ये देखें कि ये बाकियों की तरह सिग्निफिकेंट ये वही कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि ये ओरिजिन इसकी डिफरेंट है, ब्लास्ट फर्नेस से आ रही है, आयरन ब्लास्ट फर्नेस से, इसलिए इसका नाम हमने ब्लास्ट फर्नेस गैस रखा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इट इज़ वेरी पॉइजनस ड्यू टू CO, लो कैलोरीफिक वैल्यू है इसकी, हाई डस्ट कंटेंट में चोक द बर्नर्स। अब इसमें डस्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि आयरन की ब्लास्ट फर्नेस में आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके आयरन के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं या सॉल्ट्स हैं, वो ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जो ऐश फॉर्मिंग या स्लैग फॉर्मिंग होते हैं, वो उसके बर्नर को चोक कर सकते हैं, ठीक है। हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी है, लोअर थ्योरेटिकल फ्लेम टेम्परेचर है एज कम्पेयर टू अदर फ्यूल गैसेज, वाइडर एक्सप्लोजन लिमिट्स, ठीक है। एक्सप्लोजन लिमिट इसकी बहुत ज़्यादा है, सो मोर डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन। तो इसकी एक्सप्लोजन है तो इसलिए इसकी स्टोरेज जो है डिफिकल्ट है। नेक्स्ट आ जाती है वुड गैस। वुड गैस इज obtained either by carbonization of wood इन मेटल रिटॉर्ट और बाय गैसिफिकेशन ऑफ वुड। तो ये एक्चुअली जैसे मैंने आपको पहले बताई थी उसी तरह की एक वो ऑटोमोबाइल्स के अंदर इसकी बाकायदा मैंने एक पूरी वीडियो देखी थी कि वुड शेविंग, ड्राई वुड शेविंग जिसमें मॉइस्चर ना हो, उसको वो जो है इंजन के अंदर इंजेक्ट करते हैं। इंजन के साथ एक कंपोनेंट है वहाँ पे कंबस्ट करते हैं और उससे जो गैस आती है फिर उससे फर्दर इंजन रन करते हैं इंटरनल कंबस्टन में।
It is a medium CV gas, not of much commercial interest. It can be used in engines, stoves and furnaces by mixing with their प्रॉपर फ्यूल। तो इसको ज़्यादातर क्योंकि ये लो कैलोरीफिक मीडियम या लो कैलोरीफिक वैल्यू की साइड पे है, कमर्शियल इंटरेस्ट इसका कोई इतना ज़्यादा है नहीं। अगर सर्टेन टाइम जो है ये, अब ज़ाहिर बात है ये वुड गैस अगर यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको वुड तो चाहिए, तो डिफॉरेस्टेशन का इसके साथ जो है एक बहुत बड़ा लिंक रहेगा। आप एक इन्वायरमेंटल इशू क्रिएट करते रहेंगे। तो और आपको जो वुड चाहिए होती है ज़्यादातर वो ओल्ड ट्रीज की, जिनकी वुड जो है, जिनकी जो स्टेम्स जो है ड्राई एंड हार्ड होती हैं, ठीक है, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है, ठीक है। तो जाहिर बात है इतनी एज के ट्रीज को जब आप ख़त्म करेंगे तो विद इन फ्यू मंथ्स या डेज तो वो रिकवर नहीं कर पाएगा, तो एक डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट आएगा इसके साथ, इसलिए इसका यूज़ भी कम है, ठीक है। और ज़्यादातर इसे हम किसी और गैस के साथ या किसी और फ्यूल के साथ मिक्स करके भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं थ्योरेटिकल एयर एंड एयर फ्यूल रेशो, ठीक है। एक तो होती है थ्योरेटिकल या स्टिशियोमेट्रिक एयर, जो हम कैलकुलेट करते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन से, कि इतने मोल्स ऑफ एयर रिक्वायर्ड है या इतने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है फॉर कंप्लीट कंबशन, ठीक है। तो उसको हम नाम देते हैं थ्योरेटिकल एयर। फिर एक होता है कि आप, अब कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप जो है थ्योरेटिकल एयर जितनी सप्लाई करें, इट मीन्स कि आपके पास इनकम्प्लीट कंबस्टन होगी, तो हम उससे ज़्यादा एयर सप्लाई करते हैं या ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। इसकी वजह ये होती है कि वो जो फ्यूल की सरफेस है, फ्यूल पार्टिकल्स की सरफेस है या गैस मॉलिक्यूल्स की सरफेस है, उसके साथ मैक्सिमम ऑक्सीजन का इंटरेक्शन हो, ताकि सारे के सारी कंबस्टन हो जाए जो हम अचीव करना चाह रहे हैं, कंप्लीट कंबस्टन हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमेशा जो है एक्सेस एयर प्रोवाइड की जाती है, तो एयर टू फ्यूल रेशो की एक टर्म आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे ये आपके पास कुछ एग्जांपल प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, तो आप इनको सॉल्व करें, इजी हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर थ्योरेटिकली कंप्लीट कंबस्टन ऑफ कोल विद द कंपोजिशन ये। अब ये कंपोजिशन दी हुई है, आप बताएंगे कितनी। Calculate the amount of air required for theoretically complete combustion of coal with the composition this। अब इस देखिए, इस कंपोजिशन के अंदर ऑक्सीजन ऑलरेडी भी अवेलेबल है 4% के करीब, ठीक है। तो आपने इसको भी काउंट करना है और उसके अलावा रिमेनिंग देखना है कि आपको कितनी रिक्वायर्ड होगी। इसके लिए आप सर्टेन बेसिस ले लें, आप क्योंकि कोल फीड है तो आप बेसिस इसके लिए रेलिवेंट होगी मैस वाली, तो आप 100 kg ऑफ कोल मिक्सचर ले लें, ठीक है। उसके अंदर जो है 82 kg ऑफ कार्बन आ जाएगा, तो उसका आप बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, वो जो यील्ड करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसमें देखें कि ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। फिर अ, वो तो आपको मिल ही जाएंगे, फिर उसमें आप ये भी 4 kg आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। बाकी जो है आप वो उसमें से माइनस कर दें 4 kg, तो वो आपके पास जो है आपने फर्दर प्रोवाइड करनी है थ्योरेटिकल के लिए, ठीक है। इसी तरह ये कुछ और एग्जांपल दी हुई हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 100 मीटर क्यूब ऑफ ग्लास फर्नेस गैस ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन। अब क्योंकि गैसेस आ गई है, ठीक है, तो गैसेस के अंदर जो है अब हम कम इसकी बेसिस भी जो है वो मोलर लेंगे, ठीक है। मोलर बेसिस जो है वो एक सिग्निफिकेंट रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे खैर उसने कह दिया कि गैसेस ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन बाय वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम दी हुई है, तो अगर हम 100 मीटर क्यूब ले लेते हैं तो उसके अंदर जो है 22.1 मीटर क्यूब जो है CO होगी और 4.9 मीटर क्यूब जो है हाइड्रोजन होगी। ये दो गैसेज हैं जो फर्दर कंबस्ट हो सकती हैं, ना CO2 हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, ठीक है, और ना ही ऑक्सीजन हो सकती है। ऑक्सीजन लेकिन कंबस्शन के अंदर यूज हो सकती है, ठीक है। अब फर्दर क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन फॉर पार्ट बी एंड कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन फॉर पार्ट बी इफ 10% एक्सेस एयर इज यूज। तो ये एक छोटा सा एक थ्योरेटिकल एयर एयर फ्यूल रेशो का एक प्रॉब्लम है। ये आपने वैसे तो CPP 1 में CPP 2 में भी किए हैं, तो इसको ट्राई करें। इंशाल्लाह इसका सोल्यूशन जो है मैं जल्दी पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। एक और इसी तरह का प्रॉब्लम है, ऑक्टेन इज बर्न्ड विद 10% एक्सेस एयर। ऑक्टेन का मतलब है कि C8, और जैसे कि टेन है तो ये अल्केन फैमिली से है, C8CnH2n+2 होता है, तो 8 × 2 करेंगे तो 16, तो C8 और C8H18 है। इसको आप जब, इसके लिए कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी, पहले आप थ्योरेटिकल निकालेंगे, फिर उसके बाद उसको आप 10% एक्सेस कर देंगे,
ठीक है। फिर उसके बाद एयर फ्यूल रेशो निकालेंगे बाय वेट, एयर फ्यूल रेशो निकालेंगे बाय वॉल्यूम, और वेट ऑफ ड्राई एग्जॉस्ट गैस फॉर्म पर यूनिट वेट ऑफ फ्यूल, और इसी तरह ये आप जो है बाकी वॉल्यूम ऑफ एग्जॉस्ट गैस एट 180 mm 266 डिग्री पर यूनिट वेट ऑफ फ्यूल। ये चीज़ें आप सी और डी पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ए बी जो है वो इजी है, इसको भी ट्राई कीजिएगा, ये भी बहुत इजी है। इंशाल्लाह होपफुली आप ये भी अटेम्प्ट कर लेंगे। ये जो लास्ट सेल्फ स्टडी वाले प्रॉब्लम्स हैं ये आप यहाँ से रहने दें, मैं इसके लिए आपको रेलेवेंट बुक अदर जो है वो प्रोवाइड करूँगा। हो सकता है कि वो हिमल ब्लॉक की बुक हो, या वो आपके पास जो है फिल्टर रोसो की बुक हो जिसमें से आपने किए हुए हैं, या एक मेरे पास है केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशंस की बुक, वहाँ पे कंबस्टन के इजी टू अंडरस्टैंड जो है प्रॉब्लम्स भी दिए हुए हैं, एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, तो हम वहाँ से इसकी कुछ एग्जांपल्स कवर कर लेंगे। तो ये बहरहाल ये आपके पास एक असाइनमेंट है, ये 3 एग्जांपल्स आपने सॉल्व करनी है, ठीक है? ये 3 प्रॉब्लम्स जो हैं आपने, ठीक है? तो इसको सॉल्व करें, और जो इसके बाद जो है इस रिकॉर्डेड लेक्चर के बाद जो डिस्कशन सेशन होगा, उसमें इंशाल्लाह जो है मैं आपको इसके बारे में गाइड भी कर दूँगा। तो ये एक छोटा-सा सेशन था रिमेनिंग गैसियस फ्यूल्स के ऊपर। आई होप कि आप लोगों ने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। तो इसके बारे में जो भी क्वेरीज़ होंगी, जो भी चीज़ें आप अंडरस्टैंड करना चाहें, वो हम नेक्स्ट रिकॉर्डेड जो डिस्कशन सेशन होगा, जिसका मैं टाइम आप लोगों को दे दूँगा जल्दी, तो उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे।